हेलो दोस्तों, एमपीपीएससी प्रीलिम सीरीज में आपका स्वागत है। आज से हम भारतीय राज्य व्यवस्था यानी कि संविधान पढ़ना शुरू कर रहे हैं। एमपीपीएससी प्रीलिम्स की बात करें चाहे मेंस की बात करें, इन दोनों ही एग्जाम्स में भारतीय राज्य व्यवस्था का काफी महत्व है। मेंस में तो पूरा एक सेगमेंट ही है और प्री में भी काफी क्वेश्चन इससे आते हैं। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि आखिर हम इस संविधान या भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत क्या क्या पढ़ने वाले हैं और किस क्रम में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले भारत का संवैधानिक विकास की भारत में किस तरह से संवैधानिक विकास हुआ। तो पहली चीज तो ये कि संविधान क्या है। तो सामान्य बात ये समझ लीजिए कि संविधान का मतलब ये है कि अगर किसी देश का शासन जिन नियम कानूनों के अंतर्गत चलता है उन्हीं नियम कानूनों का संकलन जो है दरअसल वो संविधान कहलाता है। तो वो नियम कानून दरअसल बने कैसे, उनका क्या इतिहास है, क्या आधार है, उसी इतिहास या संवैधानिक विकास के बारे में हम पढ़ेंगे। जो विकास 1773 से 1773 में जो रेगुलेटिंग एक्ट आया पहली बार, उसके बाद 1935 तक जो संवैधानिक विकास भारतीय संविधान के पहले देखने को मिलता है वो हम पढ़ने वाले हैं। उसके बाद जो 1946 में भारत में कैबिनेट मिशन आ रहा है, और कैबिनेट मिशन आपको पता है कि कैबिनेट मिशन का उद्देश्य दरअसल भारत में अंतरिम सरकार का गठन करना एवं संविधान सभा के लिए चुनाव करवाना। ये दो उद्देश्य थे, संविधान सभा का गठन और अंतरिम सरकार का गठन। तो यहाँ पर हम बात करेंगे संविधान सभा के गठन की, कि कैसे संविधान सभा के लिए चुनाव हुए और संविधान सभा का किस तरह से गठन हुआ और किस तरह से संविधान सभा ने आगे चलकर कार्य किया कि 9 दिसंबर 1946 से 26 नवंबर 1949 तक, माफ कीजिएगा यहाँ अक्टूबर लिखा हुआ है, 26 नवंबर 1949 तक किस तरह से संविधान सभा की बैठकें हुई और संविधान का निर्माण हुआ। जो संविधान का निर्माण हो गया उसके बाद संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। तो संविधान के लागू हो जाने के बाद, यानी कि जिस समय हम इतिहास पढ़ रहे होंगे और संविधान के लागू हो जाने के बाद हम संविधान के बारे में पढ़ रहे होंगे, तो संविधान के बारे में आपको पता है कि संविधान में 22 भाग हैं, 1 से लेकर 22 तक। उसके अंतर्गत अनुच्छेद 1 से लेकर 395 अनुच्छेद हैं। उन सभी अनुच्छेदों को हम इन 22 भाग के अंतर्गत पढ़ रहे होंगे। और आपको ये भी पता है कि इसके अलावा मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी और वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। उन्हीं 12 अनुसूचियों के बारे में भी हम पढ़ रहे होंगे। और जब 12 अनुसूचियों के बारे में पढ़ लेंगे उसके बाद हम ये पढ़ेंगे कि दरअसल संविधान संशोधन कितने हो चुके हैं। आपको पता है पहले से लेकर 104वें संविधान संशोधन तक, वर्तमान में 104 संशोधन हो चुके हैं। तो पहले से लेकर 104वें संविधान संशोधन तक हम संविधान संशोधन पढ़ रहे होंगे। संविधान संशोधन के अंतर्गत 2 बातें हमें पढ़नी है। पहले तो संविधान संशोधन की आखिर प्रक्रिया क्या है, तो वह प्रक्रिया तो हम इसी टॉपिक के अंतर्गत पढ़ लेंगे, क्योंकि 1 से लेकर 395 तक अनुच्छेद 368 भी आने वाला है। उसी 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन की प्रक्रिया और शक्ति के बारे में हम पढ़ लेंगे। लेकिन इस टॉपिक के अंतर्गत हम पढ़ेंगे पहले संविधान संशोधन से लेकर 104वें संविधान संशोधन तक। तो मोटे तौर पर हम इतनी बातें अपने इस सेगमेंट के अंतर्गत कवर कर रहे होंगे। और इतना हो जाने के बाद भारतीय राज्य व्यवस्था या भारतीय संविधान से किसी भी प्रकार का कोई भी प्रश्न अगर चाहे वो प्री में हो चाहे वो मेंस में हो आएगा तो आपसे 100% वो सही होगा। बस आप इन शेड्यूल को, क्लासेस को फॉलो करें, जो यहाँ से इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं उसको फॉलो करें, जो क्वेश्चंस कराए जाते हैं, जो होम टास्क दिया जाता है आपको, अगर वो आप करते हैं तो प्रीलिम्स में जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो सारे आपके सही होंगे और मेंस में भी जो क्वेश्चन आएंगे वो सारे आपसे बन रहे होंगे। तो इसी को हम शुरू करेंगे अभी। तो इस विषय के अंतर्गत जो सबसे पहला टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो यही कि भारत का संवैधानिक विकास। तो भारत का संवैधानिक विकास का मतलब यही है कि जब कंपनी ने भारतीय राज्यों की शासन व्यवस्था
पर नियंत्रण स्थापित कर लिया, सीधा शासन अपने हाथों में ले लिया, तो फिर ब्रिटिश सरकार के माध्यम से समय समय पर कंपनी पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए कुछ नियम कानूनों का संकलन यानी कि अधिनियम भेजे गए। और उन सुधारों को ही हम एक क्रम से पढ़ते हैं कि भारत का संवैधानिक विकास किस तरह हुआ। तो सबसे पहले जब बंगाल पर ईस्ट इंडिया कंपनी का नियंत्रण स्थापित हो गया और बंगाल में पहले रॉबर्ट क्लाइव ने द्वैध शासन लागू किया, यानी कि कर वसूलने का अधिकार तो उनके पास था, यानी कि कर तो वो वसूलते थे, लेकिन प्रशासन के कार्य उन्होंने नहीं किए। प्रशासन पर नवाब का ही नियंत्रण रहा, केवल और केवल दीवानी अधिकार यानी कि टैक्स वसूलने का अधिकार उन्होंने अपने हाथों में लिया। उन्हें इस बात का डर था कि यदि वे राज्य यानी कि बंगाल की शासन को पूर्णतः अपने नियंत्रण में ले लेंगे और राजकाज का कार्य, प्रशासनिक कार्य भी अगर हम ही करने लगेंगे, तो ब्रिटिश सरकार इस आपत्ति के रूप में हमसे कहेगी कि हमने आपको व्यापार करने का अधिकार दिया था, आप शासन करने लगे। तो फिर क्या होगा कि ब्रिटिश सरकार इस कंपनी पर नियंत्रण स्थापित कर लेगी, यानी कि रेगुलेट करने लगेगी। इसलिए रॉबर्ट क्लाइव ने यह सोचकर सीधा नियंत्रण राज्यों पर यानी कि बंगाल पर नहीं किया। लेकिन जब रॉबर्ट क्लाइव के जाने के बहुत समय बाद यानी कि वारेन हेस्टिंग्स 1772 में आ रहा है, तो उसे इस नीति से कुल मिला के इत्तेफाक नहीं था। उसने सोचा कि ये देश शासन जो है वो समाप्त होना चाहिए, यानी कि नवाब को पूरी तरह से अलग करो और पूरी तरह से शासन कौन करेगा, कंपनी ही पूरी तरह से बंगाल पर शासन करेगी, यानी कि कर भी कंपनी वसूलेगी और प्रशासनिक अन्य दायित्वों को भी कंपनी ही संभालेगी। तो जैसे ही 1772 में बंगाल पर कंपनी ने पूर्ण नियंत्रण स्थापित किया, वैसे ही जो डर रॉबर्ट क्लाइव को था वो सही साबित हुआ और अगले ही साल 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट कंपनी द्वारा भेज दिया गया, यानी कि कंपनी के कार्यों को रेगुलेट करने के लिए यह रेगुलेटिंग एक्ट आ गया। ऐसे ही आगे पिट्स इंडिया एक्ट भी आया। तो हम ये सब पढ़ रहे होंगे कि आखिर पिट्स इंडिया एक्ट क्यों आया, 1784 में ही क्यों आ रहा है, और उसके बाद चार्टर एक्ट। देखिए, पिट्स इंडिया एक्ट के माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी पर कंट्रोल और भी बढ़ा दिए गए, नियंत्रण और भी बढ़ा दिए गए। चार्टर एक्ट औद्योगिक क्रांति की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आया था और उसी समय 1833 में भी औद्योगिक क्रांति चली रही थी। इसलिए 1813 और 1833 ये दोनों ही एक्ट पूरी तरह से औद्योगिक क्रांति के परिणामों को ही समर्पित हैं। इन्हीं दो एक्टों के माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकारों को समाप्त किया जाएगा। अभी व्यापारिक एकाधिकार क्यों समाप्त हो रहे हैं? क्योंकि औद्योगिक क्रांति हो रही है। औद्योगिक क्रांति के कारण बड़े बड़े उद्योगपति बड़े बड़े उद्योग लगा रहे हैं और उत्पादन में अतिशय वृद्धि हो रही है। जब इतने अधिक पूंजीपतियों के उत्पादन में इतना अतिशय वृद्धि हो रही है, तो किसी एक कंपनी का व्यापार पर एकाधिकार होने से अन्य व्यापारियों को क्या हो रहा है? घाटा लग रहा है। और वो अन्य व्यापारी क्या कर रहे हैं? वो अन्य व्यापारी सरकार पर ये दबाव बना रहे हैं कि केवल ईस्ट इंडिया कंपनी को यह मोनोपोली एकाधिकार क्यों दिया गया? हम भी आपके देश में रहते हैं, हम भी आपके देश के नागरिक हैं, हमें भी यह अधिकार मिलना चाहिए कि हम भारत से जाकर व्यापार कर सकें। क्योंकि औद्योगिक क्रांति के कारण इतना अतिशय उत्पादन हो रहा है, यदि हम भारत के साथ या किसी अन्य देश के साथ व्यापार नहीं करेंगे तो फिर हमें काफी घाटा लगेगा। इसलिए ये दोनों ही है, चाहे वो 1813 का हो चाहे वो 1833 का, औद्योगिक क्रांति के परिणामों से संचालित थे और कंपनी के एकाधिकार यानी कि व्यापारिक एकाधिकार को सीमित करने के लिए लाए गए थे। इसके बाद 1853 का एक्ट। 1853 का एक्ट मुख्यतः हम जानते हैं सिविल सेवा की परीक्षा के लिए भी जानते हैं, और भी कई कारण हैं जिसके कारण हम 1853 के एक्ट को जानते हैं। और 1853 के ही कुछ साल बाद यानी कि इस एक्ट के आ जाने के कुछ साल बाद ही 1857 का विद्रोह संपन्न होगा। और 1857 की विद्रोह की विशालता और उसके परिणामों को देखकर ब्रिटिश सरकार दरअसल घबरा जाती है और ईस्ट इंडिया कंपनी से जो शासन के अधिकार है वो छीन लेती है।
और अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन नहीं है, अब सीधे तौर पर ब्रिटिश सरकार का शासन है। अब एक बात ध्यान दीजिएगा कि मैंने कहा कि 1765 में रॉबर्ट क्लाइव द्वारा बंगाल में द्वैध शासन लगाया जा रहा है। द्वैध शासन का मतलब क्या है? द्वैध शासन का मतलब ये है कि दो लोगों का शासन, यानी कि कर वसूलने का अधिकार किसके पास? ईस्ट इंडिया कंपनी के पास, और प्रशासनिक दायित्व किसके पास? नवाब के पास। तो ये दो लोगों का शासन। तो जहां भी दो लोगों का शासन होगा हम एक शब्द इस्तेमाल कर रहे होंगे, द्वैध शासन। तो बंगाल में 1765 में द्वैध शासन लगा, जिसे खत्म किया गया कब? 1772 में। किसके द्वारा? वारेन हेस्टिंग के द्वारा। लेकिन भारत पर भी द्वैध शासन लगा। कब? 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में जब आप पढ़ेंगे कि 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में बोर्ड ऑफ कंट्रोलर का गठन किया गया, जिसमें ब्रिटिश सरकार के लोग होते थे। उस कंट्रोलर बोर्ड का अध्यक्ष ब्रिटिश सरकार का मंत्री होता था। तो यानी कि वह कंट्रोलर बोर्ड दरअसल वो किसका प्रतिनिधित्व कर रहा था? ब्रिटिश सरकार का। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो थे वो किसका प्रतिनिधित्व कर रहे थे? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का और उसके शेयर धारकों का। तो कहने का मतलब यह है कि भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत पर शासन कर रही थी, लेकिन उस कंपनी पर नियंत्रण किसका था? बोर्ड ऑफ कंट्रोलर का, यानी कि ब्रिटिश सरकार का। यानी कि भारत पर दो लोग शासन कर रहे थे, एक कंपनी प्रत्यक्ष रूप से भारत में और दूसरा ब्रिटिश सरकार अप्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश यानी कि ब्रिटेन से ही वह शासन कर रही थी अप्रत्यक्ष रूप से। इसलिए कहते हैं कि पिट्स इंडिया एक्ट से भारत में द्वैध शासन लागू हुआ, जो कि समाप्त हुआ 1858 के एक्ट से। क्यों? क्योंकि 1858 के एक्ट में कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया और पूरी तरह से शासन को नियंत्रण में लिया किसने? ब्रिटिश सरकार ने। यानी कि ये दो लोगों का शासन जो था, कंपनी का प्रत्यक्ष रूप से, ब्रिटिश सरकार का प्रत्यक्ष रूप से, ये जो दो लोगों का शासन था वो 1858 में आकर समाप्त हो गया। इसलिए कहा कि जो भारत का द्वैध शासन 1784 के पिट्स एक्ट से शुरू हुआ था वह 1858 के एक्ट से समाप्त हो गया। और 1858 के एक्ट के बाद देखिए 1858 के एक्ट में जितनी बातें हम पढ़ेंगे वो सारी बातें 1857 के विद्रोहों के परिणाम स्वरूप ही पढ़ेंगे, क्योंकि यह एक्ट ही 1857 के विद्रोह का परिणाम था। क्योंकि आप देख रहे हैं कि यहाँ से एक सीक्वेंस से चला आ रहा है कि 1773 में एक एक्ट आया, 1793 में भी एक एक्ट आया था, यानी कि 20 साल बाद। लेकिन वो इतना महत्वपूर्ण नहीं है, इसलिए हम उसे नहीं पढ़ेंगे। जो महत्वपूर्ण है केवल मैंने वही लिखा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि 20 साल बाद एक्ट आया 93 में, फिर 20 साल बाद 1813 में एक्ट आया, फिर 20 साल बाद 1833 में एक्ट आया, फिर 20 साल बाद 53 में, तो फिर 20 साल बाद आना था, लेकिन 1858 में ही आ गया। तो कोई विशेष वजह रही होगी। ऐसे ही आप यहाँ देख सकते हैं कि ये 84 का एक्ट बीच में आ गया, तो कोई विशेष वजह रही होगी। जब हम इसको डिटेल में पढ़ रहे होंगे तो मैं बताऊंगा कि कैसे अमेरिकन क्रांति इस 1784 के एक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। यदि अमेरिकन क्रांति ना होती तो संभव है कि यह एक्ट 1784 में ना होता। यानी कि यह एक्ट भारत आने का अगर वजह बात की जाए कि क्यों यह इस समय भारत आ रहा है, तो वह है अमेरिकन क्रांति। और इस 1858 के एक्ट की वजह की बात करें कि क्यों इस समय ये आ गया, क्योंकि 1857 में विद्रोह हो गया। तो हम पढ़ेंगे क्या परिणाम निकले 1857 के इस एक्ट के माध्यम से। और उसके बाद 1892 का भारत परिषद अधिनियम, यह केवल और केवल एक बात के लिए महत्वपूर्ण है कि इसमें निर्वाचन की चर्चा पहली बार, यानी कि निर्वाचन यानी कि चुनाव जैसा कोई सिद्धांत भारत में पहले नहीं था। यानी कि भारत में पहली बार अगर निर्वाचन की चर्चा हो रही है तो वो हो रही है 1892 के भारत परिषद अधिनियम के माध्यम से। इसलिए यह महत्वपूर्ण हो जाता है। उस निर्वाचन के सिद्धांत को पूर्णतः लागू किया जा रहा है कब? 1909 में माल्य मिंटो सुधार के माध्यम से। इसी निर्वाचन के सिद्धांत के कारण
मुस्लिम लीग की स्थापना हुई और मुस्लिम लीग ने पृथक निर्वाचन की मांग की और उस पृथक निर्वाचन को 1909 के माल्यमिंटो सुधार में प्रदान भी किया गया। तो हम इस चीज को विस्तार में पढ़ रहे होंगे कि कैसे 1892 का अधिनियम, उसमें निर्वाचन के सिद्धांत की चर्चा मुस्लिम लीग की स्थापना का कारण बन गया और कैसे इस निर्वाचन के कारण ने पृथक निर्वाचन की मांग रखी और उसे पूरा भी किया गया और कैसे वही पृथक निर्वाचन भारत विभाजन का मुख्य कारण बन गया। उसके बाद हम 1919 का मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार पढ़ रहे होंगे, जो कि प्रसिद्ध है प्रांतों में द्वैध शासन के लिए। प्रांतों में द्वैध शासन का मतलब ये कि अब निर्वाचन के सिद्धांत को जब लागू किया जाना है तो कुछ निर्वाचित प्रतिनिधि भी होंगे, चुनाव से कुछ लोग जीत के जाएंगे, वो भी एक संस्था होगी और एक अपना गवर्नर है, गवर्नर जनरल है, उसकी अपनी कोई कार्यकारिणी है। तो कुल मिला के दो संस्थाएं हो गई ना, एक गवर्नर हो गया, उसकी कार्यकारिणी हो गई और कुछ लोग जो कि निर्वाचित होके गए हैं वो हो गए। तो यहाँ पर द्वैध शासन का मतलब ये कि कुछ विषय तो गवर्नर के लिए आरक्षित रखे गए, यानी कि गवर्नर और उसकी कार्यकारिणी के लिए कुछ सब्जेक्ट जो थे, कुछ विषय जो थे वो रिजर्व कर दिए गए कि ये तो आपके पास ही है, लेकिन कुछ सब्जेक्ट, कुछ विषय ट्रांसफर कर दिए, हस्तांतरित कर दिए। किसके लिए? जो लोग निर्वाचित होकर गए थे। तो उस निर्वाचित संस्था के लिए विषय कैसे रहे? हस्तांतरित और आरक्षित किसके लिए कर दिए गए? गवर्नर के लिए। तो दो प्रकार के विषय हो गए, दो विषयों पर दो संस्थाओं का शासन हो गया। इसलिए कहा गया कि प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया गया 1919 के मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार के माध्यम से। जब हम आगे चलकर पढ़ रहे होंगे कि 1935 का भारत शासन अधिनियम इस प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त करता है, लेकिन वह इस द्वैध शासन को केंद्र में लागू करता है। तो ये बात भी ध्यान रखिएगा कि प्रांतों में द्वैध शासन 1919 में लागू किया गया, जो कि 1935 में समाप्त किया गया, लेकिन 1935 में केंद्र में द्वैध शासन लागू कर दिया गया। अब यहाँ पर आप समझ लीजिए, मैंने कई बार द्वैध शासन ले लिया नाम तो कंफ्यूजन ना हो। पहला द्वैध शासन जो मैंने बताया था वो है बंगाल में द्वैध शासन, जो कि रॉबर्ट क्लाइव ने 1765 में लगाया इलाहाबाद की संधि के बाद, जो कि हटाया किसने? वॉरेन हेस्टिंग ने 1772 में। दूसरा द्वैध शासन जो मैंने कहा भारत में द्वैध शासन, जो कि 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के माध्यम से लगा कि कंपनी का प्रत्यक्ष शासन भारत में और ब्रिटिश सरकार का अप्रत्यक्ष शासन भारत में, वहीं से शासन करते थे, जो कि हटा कब? 1858 के एक्ट से, जब कंपनी के शासन को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया और ब्रिटिश ताज का भारत पे शासन आया। फिर मैंने एक द्वैध शासन, तीसरे द्वैध शासन की बात की, प्रांतों में द्वैध शासन 1919 में लगा, आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय, जो कि समाप्त हो गया 1935 के अधिनियम से। लेकिन जो चौथा द्वैध शासन मैंने कहा केंद्र में द्वैध शासन कब लग गया? 1935 के भारत शासन अधिनियम से। तो ये द्वैध शासन में कंफ्यूज मत होइएगा। द्वैध शासन का मतलब दो लोगों के शासन से, दो संस्थाओं के शासन से, दो सरकारों के शासन से, ठीक है? तो ये कंफ्यूज नहीं होएगा। लेकिन फिर भी अगर केवल द्वैध शासन कहीं लिखा है कि द्वैध शासन कब लागू हुआ या कहाँ लागू हुआ, तो आप सोचेंगे अरे सर ने तो बहुत सारे द्वैध शासन बताए थे। तो अगर कहीं केवल द्वैध शासन लिखा हो तो ध्यान रखिएगा कि वो बंगाल में द्वैध शासन की बात कर रहे हैं, जो कि रॉबर्ट क्लाइव ने लगाया था 1765 में। तो ये सभी भारत के संवैधानिक विकास के अंतर्गत महत्वपूर्ण अधिनियम है। इन सभी अधिनियमों के आने के पीछे अगर कोई कारण है तो उस कारण के बारे में और उन सभी अधिनियमों के प्रमुख प्रावधानों के बारे में और उन अधिनियमों के परिणामों के बारे में हम विस्तार से चर्चा कर रहे हैं। एक संक्षिप्त चर्चा जो थी वो हमने इस वीडियो के माध्यम से की। थैंक यू।